Hey guys, if you have clicked on this video, that means you want to know कि ईशा अंबानी ने अपनी वेडिंग डे पर जो लहंगा पहना था 90 करोड़ रुपीस का, क्या वो टैक्सेबल होगा? सो द आंसर इज अ बिग यस। अगर ईशा अंबानी कभी अपने वेडिंग लहंगे को सेल करना चाहेंगी तो वहां से जो इनकम आएगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। सो हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि एक लहंगा कैसे टैक्सेबल हो सकता है, क्योंकि लहंगा इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड फॉर आवर पर्सनल यूज। टू फाइंड आउट द आंसर, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास, दैट इज कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 2 clause 14. So what is a capital asset? Capital asset means any kind of property held by an assessee. मतलब आपका कोई भी प्रॉपर्टी है which is held by you whether or not in connection with his business or profession. मतलब आपका कोई भी प्रॉपर्टी है, फिर चाहे उसका कोई रिलेशन आपके बिजनेस से, आपके प्रोफेशन से हो या ना हो, आपका पर्सनल भी हो सकता है वो प्रॉपर्टी, या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है। और इसके सेकंड पॉइंट में क्या बोला है? एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज विद द परमिशन ऑफ सेबी एक्ट। मतलब बोल रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब क्या होता है? पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वो इन्वेस्टर जो कि लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं, बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इन्वेस्ट करने लगूंगी तो दैट इज नोन एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर। लेकिन अगर मेरी कंपनी कहीं पर इन्वेस्ट करने लगती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो अगर कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर सेबी की परमिशन लेकर इंडिया में कोई सिक्योरिटीज को परचेज करता है तो उन सारे सिक्योरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग मानते हैं कैपिटल एसेट। यहाँ पे एक नोट बोला है कि जो कैपिटल एसेट है दिस मे बी मूवेबल और इमूवेबल, या फिर ये टैंजिबल भी हो सकता है और इनटैंजिबल भी हो सकता है। तो कैपिटल एसेट क्या होता है? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड बाय एन एसेसी, फिर चाहे उसका कनेक्शन उसके बिजनेस या प्रोफेशन से हो या ना हो। और सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है? बोला है कि अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेबी के परमिशन के साथ इंडिया में कोई सिक्योरिटी परचेज करता है तो ये दोनों चीजों को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एसेट। अभी सवाल आता है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में तो कोई भी टाइप का प्रॉपर्टी आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमें कुछ कुछ एक्सक्लूजन्स दिया है। कैपिटल एसेट मीन्स दिस बट कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, और ऐसे में हमें 6 पॉइंट्स दिया है। सो हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट। बोल रहा है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड हम लोगों का कैपिटल एसेट नहीं होगा। स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, ये सब हम लोगों का कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये जो 3 चीजें हैं, स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्या है? हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल ये तो पता ही है। और कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होता है? वो सारी मटेरियल जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कंज्यूम हो जाती है और फिनिश्ड गुड्स में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स। तो ये सारी चीजें अगर हमारे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज होती हैं तो वो सब हम लोगों का कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। इन सब चीजों को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं इन्वेंट्री। तो अब ये सब चीजें क्यों हम लोगों का कैपिटल एसेट में नहीं आता है? ये सब तो एनी हाउ अगर आप अपना क्लोजिंग स्टॉक कहीं पर बेच रहे हैं या फिर अपना बाकी जो रॉ मटेरियल हमारे पास बच गया है उसको अगर आप कहीं पर सेल कर रहे हैं तो वो तो टैक्सेबल होना ही चाहिए। इसीलिए वो टैक्सेबल होता है पीजीबीपी के अंडर। तो ऑब्वियसली अगर वो पीजीबीपी के अंडर में टैक्सेबल हो रहा है तो गवर्नमेंट तो अगेन उस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं ले सकती है। इसीलिए स्टॉक इन ट्रेड को हम लोग कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में आता है पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट क्या होता है? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ द एसेसी और फॉर एनी डिपेंडेंट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, जैसे कि हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, शर्ट हो गया या फिर हम लोगों के चश्मे हो गए, ये सब हम लोगों का मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज है। विच इज ऑफ द एसेसी, यानी कि अगर इस केस में मेरा इनकम एसेस हो रहा है सो आई एम द एसेसी एंड फॉर एनी डिपेंडेंट मेंबर ऑफ हिज फैमिली।
और अगर मेरा कोई फैमिली मेंबर है हु इज डिपेंडेंट ऑन मी, तो इसमें उनका भी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है विच इज हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, उसको भी हम लोग पर्सनल इफेक्ट मानते हैं। तो ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज है, ये हम लोगों का कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से बाहर है। लेकिन यहाँ पे भी है एक्सक्लूजन्स, मतलब ये जो 6 चीजें हैं, ये 6 चीजें हम लोगों का पर्सनल इफेक्ट नहीं है, यानी कि ये जो 6 चीजें हैं दीज आर कैपिटल एसेट्स। हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है ज्वेलरी, सेकंड है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, थर्ड है ड्राइंग्स, फोर्थ है पेंटिंग्स, फिर है स्कल्पचर्स और लास्ट में है एनी वर्क ऑफ आर्ट। यहाँ पे मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट किया है, एक्रोनिम क्रिएट किया है, इसको आप लोग ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। सो ये सब हम लोग का हो जाएगा कैपिटल एसेट। हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट में हम लोगों के पास कुछ एक्सक्लूजन्स हैं और उन एक्सक्लूजन्स में ये सब भी एक्सक्लूजन्स हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सब भी हमारे लिए कैपिटल एसेट्स ही हैं। सो यहाँ पे हमें कुछ कुछ पॉइंट्स दिया है कि जो हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है विच इज हेल्ड फॉर आवर पर्सनल इफेक्ट, जैसे कि घर हम लोग अपने ही पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसको हम लोग पर्सनल इफेक्ट नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग घर अपना सेल करेंगे तो उस पर हमारा कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। फिर बोल रहा है सिक्योरिटीज आर नॉट पर्सनल इफेक्ट। ऑब्वियसली ये हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सिक्योरिटीज हम लोग का पर्सनल इफेक्ट में नहीं आता है। फिर बोल रहा है पर्सनल इफेक्ट इंक्लूड्स। ये जो दोनों था ये हम लोग का था कि पर्सनल इफेक्ट क्या इंक्लूड नहीं करता है, और थर्ड में आ रहा है हम लोग का पर्सनल इफेक्ट क्या क्या इंक्लूड कर रहा है। इट इंक्लूड्स वेयरिंग अपैरल, मतलब हमारे कपड़े, फिर है फर्नीचर, फिर है कार, फिर है साइकिल, स्कूटर विच इज यूज्ड बाय द एसएससी फॉर पर्सनल पर्पस। फिर बोल रहा है इनटैंजिबल एसेट डू नॉट हैव पर्सनल इफेक्ट, जैसे कि हम लोग का गुडविल हो गया या फिर जो भी हमारे इनटैंजिबल एसेट्स हैं वो लोगों का पर्सनल इफेक्ट नहीं रहता है। और यहाँ पर ये जो ज्वेलरी के बारे में बोला है, ज्वेलरी में हम लोग का क्या क्या आता है? ज्वेलरी में हम लोग को लगता है कि सिर्फ हमारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर या कुछ महंगी चीजें होती हैं, वो सभी ज्वेलरी में आती है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है कि ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एनी अदर प्रेशियस मेटल और एनी एलॉय कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रेशियस मेटल्स। मतलब कोई भी ऑर्नामेंट है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये रिंग, ऐसे ही कोई भी ऑर्नामेंट है जो कि इन सारे प्रेशियस मेटल से बना हो, या फिर एनी एलॉय, मतलब हम लोग जो इमिटेशन ज्वेलरी पहनते हैं, इवन दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ज्वेलरी अंडर इनकम टैक्स। तो वो सब भी हम लोग का ज्वेलरी के डेफिनेशन में आता है। इट इज इमटेरियल वेदर और नॉट सच ऑर्नामेंट्स कंटेन एनी प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स। मतलब है कि फिर चाहे उस ऑर्नामेंट में कोई डायमंड लगा हो या फिर कोई रूबी लगा हो, कोई भी प्रेशियस या फिर सेमी प्रेशियस स्टोन लगा हो या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। दैट इज नोन एज एन ऑर्नामेंट। फिर चाहे वो हमारे किसी भी ऑर्नामेंट में लगा हो, वो उसको हम लोग ज्वेलरी ही मानते हैं। फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज बोला है जिसका आंसर, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ईशा अंबानी का लहंगा वो टैक्सेबल होगा या नहीं। Whether or not such ornaments are worked or sewn into any wearing apparel, मतलब फिर चाहे वो कोई भी ड्रेस हो, कोई भी वेयरिंग अपैरल हो जिस पर ये सारे ऑर्नामेंट्स लगे हो या नहीं लगे हो, वो हमारा ज्वेलरी के अंडर में आएगा ही आएगा। यानी कि ईशा अंबानी का जो लहंगा है, दैट इज ऑल्दो दैट वो एक कपड़ा है, बट स्टिल दैट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ज्वेलरी इन इनकम टैक्स एक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा कैपिटल एसेट। और अगर ईशा अंबानी उसी कैपिटल एसेट को, यानी कि उस वेडिंग लहंगे को किसी को भी ट्रांसफर करेगी, किसी को भी सेल करेगी, तो वहां से जो इनकम आएगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अगेन बोल रहा है प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल और एनी अदर आर्टिकल, वो भी हम लोगों का ज्वेलरी में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में जो बेड है वो उसमें कहीं पे सोने का काम हुआ है या फिर कहीं पे डायमंड लगा है, तो वो जो बेड है दैट इज नॉट अ बेड इन इनकम टैक्स एक्ट, दैट विल बी नोन एज अ ज्वेलरी। तो वो भी अगर हम लोग उसको सेल करेंगे
तो उसका भी जो इनकम आएगा वो कैपिटल गेन के अंडर में टैक्सेबल होगा। सो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ज्वेलरी का डेफिनेशन क्या है। ज्वेलरी हुआ, इसके बाद हमें सेकंड पॉइंट में क्या बोला है पर्सनल इफेक्ट का, बोला है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन क्या होता है, वो हजारों साल पुराना कोई अगर आइटम है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल कोई मोहनजोदारो सिविलाइजेशन का कोई आइटम है आपके पास, उसका वैल्यू फ्यूचर में बढ़ जाने के चांसेस बहुत होते हैं। और ये जो आर्कियोलॉजिकल आइटम्स होते हैं ये सब बेसिकली हमारे देश की ही प्रॉपर्टी होती है, इंडिया की ही प्रॉपर्टी होती है। सो इसका जो वैल्यू है वो फ्यूचर में बढ़ने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली इसको जब हम लोग सेल करेंगे तो हमें उसमें से गेन ही होगा। तो इसीलिए ये हम लोग का पर्सनल इफेक्ट के अंदर नहीं आता है। थर्ड में बोल रहा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में क्या क्या आता है, अगर किसी फेमस आर्टिस्ट का या फिर किसी फेमस पेंटर का पेंटिंग आपके पास है जो कि आप लोगों ने शायद 5 लाख में खरीदा था, लेकिन आप लोग उसको 50 लाख में फ्यूचर में सेल कर सकते हो, तो उसको अगर आप सेल करते हो तो वहां से जो अर्निंग आती है वो भी आप लोगों की टैक्सेबल हो जाएगी कैपिटल गेन के अंडर। फिर बोल रहा है पेंटिंग। पेंटिंग और ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है, पेंटिंग होता है जिसमें कलर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेंटिंग। और ड्राइंग क्या होता है, जो सिंपल एक ड्राइंग होता है या स्केचेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। तो सेम गोज फॉर पेंटिंग्स। फिर बोल रहा है स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स क्या होते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं नक्काशी का काम। जैसे इंडिया के बहुत सारे पुराने टेम्पल्स में उनके वॉल पर बहुत सारे कलाकारी हुए रहते थे, उन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं स्कल्पचर्स। अभी मैं स्क्रीन पर कुछ फोटोज डाल दूंगी, उसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि स्कल्पचर्स क्या होते हैं। फिर बोल रहा है एनी वर्क ऑफ आर्ट, मतलब कोई भी टाइप का कलाकारी हो या फिर कोई भी टाइप का आर्टिस्टिक चीज हो, वो भी हम लोग का कैपिटल एसेट के अंडर में ही आता है, क्योंकि उसको सेल करने पे हमें प्रॉफिट होता है। सो इसका जो मेन एसेंस है वो ये है कि कोई भी चीज, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, इसमें इस क्राइटेरिया में तो हम लोग का शर्ट भी आता है, हम लोग का मेरा ये चश्मा भी आता है, लेकिन अगर हम लोग इसको सेल करते हैं तो फ्यूचर में हमें उससे प्रॉफिट या गेन नहीं होता है, उसमें हमें लॉस ही होगा। जैसे कि मैंने अगर आज कोई ड्रेस 1000 रुपए की खरीदी है, तो कल को अगर मैं उसको थ्रिफ्ट करवाऊंगी या फिर उसको रीसेल करवाऊंगी तो ऑब्वियसली वो 1000 से ज्यादा में नहीं बिकेगी, वो ऑब्वियसली 1000 से कम में ही बिकेगी। तो इसीलिए वहां पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें वहां पर प्रॉफिट या फिर गेन हो ही नहीं रहा है, तो कैपिटल गेन कैसे अराइज होगा। इसीलिए जो भी पर्सनल इफेक्ट है वो सब हम लोगों का कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से बाहर ही है। तो हम लोगों का क्या क्या एक्सेप्शन है, फर्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड, सेकेंड है पर्सनल इफेक्ट, थर्ड है एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, फोर्थ है गोल्ड बॉन्ड्स, फिफ्थ है स्पेशल बियरर बॉन्ड्स एंड सिक्स्थ में है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। इसमें हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और सिक्स्थ, ये जो 4 एक्सेप्शंस हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पर्सनल इफेक्ट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 कार है, ठीक है, कार है, ये हमारे घर के पर्पस के लिए यूज होता है। हमारे पास एक और कार है जो हम लोग ऑफिस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस कार, ये वाला जो कार है, इसको हम लोग जब कल को सेल करेंगे तो यहाँ पर ये हम ऑब्वियसली इसके जिस प्राइस में हम लोगों ने इसको खरीदा था उससे कम प्राइस पर ही सेल करेंगे, तो यहाँ पर तो हमें क्या होगा, लॉस ही होगा। लेकिन जो हम लोगों ने बिजनेस यूज के लिए खरीदा था, बिजनेस पर्पस के लिए जो कार खरीदा था, हो सकता है कल को अगर हम लोग इसको एक प्राइस में बेचें तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। कैसे, जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनका डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये कार को अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 4 लाख में खरीदा था और हम लोगों ने मान लो इसको हम लोगों ने 8 इयर्स तक यूज किया, तो 8 साल में मान लो इसका डेप्रिसिएशन 1.5 लाख हुआ, तो इसका रिटन डाउन वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2.5 लाख। लेकिन अगर हम लोग इसको 3 लाख में बेच रहे हैं तो ये जो 50,000 का फायदा होगा हम लोगों का टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम लोग उस कार को घर के लिए लेते हैं, पर्सनल पर्पस के लिए लेते हैं, पर्सनल यूज के लिए लेते हैं,
तो वहां पे तो हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लॉस होता है और इसीलिए हम लोग पर्सनल इफेक्ट जो भी होता है उसको हम कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से एग्जेम्प्ट ही कर देते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पर दो एक्सक्लूजन्स देखा टू द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। फर्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड एंड सेकेंड है पर्सनल इफेक्ट। अभी हम लोग देखते हैं थर्ड में क्या है। थर्ड में बोल रहा है एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। अगर एग्रीकल्चरल लैंड है आपका रूरल एरिया में तो वो हम लोगों का कैपिटल एसेट में काउंट नहीं होगा। सो यहाँ पे बोल रहा है एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल एसेट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे दो एक्सेप्शन है। फर्स्ट है वो बोल रहा है कि वो लैंड जो कि किसी भी म्युनिसिपैलिटी के जुरिस्डिक्शन में आता है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हम लोग का कैपिटल एसेट हो जाएगा। तो जो एग्जेम्पशन है वो कहां पर है, एग्जेम्पशन है रूरल एरिया में। और अगर म्युनिसिपैलिटी वर्ड आ रहा है दिस मीन्स वो कहां पर है, वो अर्बन एरिया में सिचुएटेड है। तो इसका मतलब क्या है, जो लैंड हमारा म्युनिसिपैलिटी के अंडर में आता है यानी कि जो अर्बन एरिया में सिचुएटेड है वो हमारा हो जाएगा कैपिटल एसेट और उसको सेल करने पे हमें उस पे कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज बोला है कि लैंड विच इज सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। मतलब अगर वो लैंड किसी म्युनिसिपैलिटी के अंडर में आता है यानी कि अर्बन एरिया है या फिर वहां का जो पॉपुलेशन है दैट इज मोर देन 10,000, मतलब या तो वो 10,000 है या फिर उससे ज्यादा है, तो उस केस में उस लैंड को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एसेट। और ये जो सेकंड पॉइंट में बोला है ये मैं आपको ड्राइंग में समझाती हूँ। ओके, सो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैपिटल एसेट पढ़ रहे हैं। कैपिटल एसेट क्या है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एंड एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये मैं एक शॉर्ट रिविजन करवा रही हूँ और उसमें एक्सेप्शंस हैं टोटल 6 ठो, जिसमें से हमने 2 पढ़ लिया है। स्टॉक इन ट्रेड एंड पर्सनल इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ के खत्म कर लिया है। सो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो थर्ड पॉइंट है दैट इज एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। तो हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। यहाँ पर 4 कंडीशंस हैं। ये 4 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इसका मतलब है ये हम लोगों का कैपिटल एसेट नहीं होगा और यहाँ पर हमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी सिचुएटेड इन रूरल एरिया, मतलब गांव के इलाके में होना चाहिए, रूरल एरिया में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म होने चाहिए, वहां पर जो खेती है खेती होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी रूरल एरिया में कोई लैंड परचेज कर लो और उसको ऐसे ही खाली छोड़ दो और कुछ सालों बाद बेच दो और आप बोलोगे कि इस पे हमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना है, ऐसा नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि ये जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होंगे दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय यू, मतलब दैट मस्ट बी परफॉर्म बाय द एसएससी। जिसके नाम पर जमीन है उसके द्वारा ही वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है इट शुड बी डन एटलीस्ट फॉर 2 years कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं है कि आप जाओ 4 दिन वहां पर खेती करो और फिर उसको बेच दो और आप बोलोगे कि इस पे हम लोग कैपिटल गेन टैक्स नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको गांव में एक जमीन लेना होगा जिसपे आपको खुद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म करने होंगे फॉर 2 years, वो भी कंटिन्यूअसली, तब जाके वो आपका कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से बाहर जाएगा और उस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर अब हमें ये जानना है कि ये जो रूरल एरिया बोला है, रूरल एरिया यहाँ पर किसको बोला जा रहा है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये एक शहर है, ठीक है, ये एक शहर है और मैं कहूंगी कि ये हम लोगों ने म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस से चेक कराया है कि ये शहर का जो बाउंड्री है वो यहाँ तक है, इस एरिया तक, इसको हम लोग शहर बोल सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक लैंड परचेज करूंगी और मैं कहूंगी ये तो हम लोगों का जो सिटी का पेरीमीटर है उससे तो दूर है, तो ऑब्वियसली ये तो रूरल एरिया ही हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका भी रूल्स इनकम टैक्स एक्ट में हमें गिवन है। सो हमें क्या बोला है कि अगर उस सिटी का, उस जो अर्बन एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में है तो इस अर्बन एरिया का जो एंडिंग पॉइंट है वहां से 2 किलोमीटर बाद अगर आप लैंड परचेज कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ये कैपिटल एसेट में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कहीं पर परचेज कर रहे हैं लैंड
या फिर अगर आप इन 2 किलोमीटर के अंदर कहीं पर कोई लैंड परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर बाद कहीं पर ले रहे हैं लैंड, तो वहां पर आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पर और बोला है कि अगर इस अर्बन एरिया का पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो ये जो अर्बन एरिया है यहाँ से 6 किलोमीटर के बाद आप लोगों को, अगर आप लैंड परचेज कर रहे हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सेम चीज जो यहाँ पर 2 किलोमीटर था वो यहाँ पर 6 किलोमीटर हो गया। और अगेन हमें क्या बोला है, अगर पॉपुलेशन इस अर्बन एरिया का मोर देन 10 लाख है तो उस केस में क्या है, ये डिस्टेंस हो जाएगा 8 किलोमीटर। यहाँ का जो लिमिट है उसके 8 किलोमीटर के बाद अगर आप लैंड परचेज कर रहे हो तो उस पर आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर भी हमें वही सेम चीज बोला है, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर। और यहाँ पर कुछ हमें नोट्स दिया है जिसमें कि बोल रहा है कि ये जो पॉपुलेशन है ये हम लोग किस हिसाब से लेंगे, ये हम लोग लास्ट जो सेंसस है उसके हिसाब से हम लोग इसको पब्लिश करेंगे। और ये लैंड अगर एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है मतलब क्या है, वहां पर अगर हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज अ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। तो अगर वैसा लैंड है तो वो कैपिटल एसेट ही ट्रीट किया जाएगा। और अगर ये एग्रीकल्चरल लैंड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, इंडिया के बाहर अगर है, तो ये भी हम लोग कैपिटल एसेट ही मानेंगे। सो अगर हम लोगों का जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो अर्बन एरिया से दूर है अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस, और वहां पर हम लोग 2 साल तक कंटिन्यूअसली खेती कर रहे हैं, हम खुद जाकर कर रहे हैं, तब जाके उसको सेल करने पे हमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया खत्म होने के बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट में आता है गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड बॉन्ड्स क्या है? सो ये जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये सब बहुत ही पुराने गोल्ड बॉन्ड्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था। तो अगर ये सारी गोल्ड बॉन्ड्स किसी के पास भी हैं अभी, तो दे आर नॉट कैपिटल एसेट्स, तो इनके ट्रांसफर पर हमें कैपिटल गेन टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड सेम गोज विथ स्पेशल बियरर बॉन्ड, ये 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था और इस पे भी आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। जो 6th पॉइंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 notified by the central government, these are not capital assets। और यहाँ पे बोला है कि जो इंटरेस्ट है ये बॉन्ड पे, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड पे या फिर गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स पे, ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स से अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 15। सो हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स हैं विच आर एक्सक्लूजन टू कैपिटल एसेट्स। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड, सेकेंड है पर्सनल इफेक्ट, थर्ड है हम लोग का एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, फोर्थ में आता है हम लोग का गोल्ड बॉन्ड, फिर आता है स्पेशल बियरर बॉन्ड एंड 6th में आता है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। और ये जो गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट क्या है और इसको हम लोग क्यों परचेज करना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड स्पेशल वीडियो लाने वाली हूँ। वो एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा, सो यहाँ पर मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें और इसे अपने क्यूरियस दोस्तों के साथ शेयर करें।